हेलो दोस्तों, आप सभी को टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 3 एनसीईआरटी क्लास 10 विज्ञान धातु एवं अधातु के चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। हम इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धातु एवं अधातु से पहले धातु एवं अधातु चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे टॉपर स्टडी सेंटर में इसी तरह की लर्निंग चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि जो भी नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए जानते हैं तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो धातु तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर ही धातु एवं अधातु को वर्गीकृत किया जाता है। कैसे? तो धातु के कुछ उदाहरण होते हैं जैसे कि आयरन Fe, एल्युमिनियम Al, चांदी Ag, कॉपर Cu। तो अधातु के कुछ उदाहरण जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये अधातु है और ये धातु। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बहुत ही गुणधर्म के बारे में। गुणधर्म क्या होते हैं? धात्विक चमक, एक धातु के अंदर क्या गुण होते हैं और एक अधातु के अंदर क्या गुण होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं हम जो ये धातु है और ये अधातु है। तो धात्विक चमक, धातु के अंदर की धात्विक चमक यानी धातु की सतह चमकदार होती है जबकि अधातु चमकीली नहीं होती है। एक आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीली भी होती है। कठोरता, धातु सामान्यतः कठोर होती है लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा भी जा सकता है। कुछ अधातु ऐसे होते हैं जो कठोर नहीं होते। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। रूप, धातु कमरे के तापत ठोस के रूप में पाई जाती है, केवल मरकरी जो है उसको छोड़ करके जो द्रव में पाए जाते हैं। अधातु ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है। आघात वर्धनीयता, कुछ धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि हम तार बनाते हैं। तो अधातु आघात वर्धनीय होते हैं, इसको पीट करके पतली तारों के रूप में नहीं खींच सकते हैं। तन्यता, धातुओं की पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है जबकि अधातुओं को तन्य नहीं होती है। विद्युत एवं ऊष्मा के चालक, सामान्यतः धातु विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती है, जैसे सीसा एवं मरकरी कुचालक होते हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है, ग्रेफाइट सिर्फ सुचालक होती है। घनत्व के बारे में, सामान्य अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होते हैं। सोडियम पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं जबकि अधातु सामान्य अधातुओं का घनत्व या गलनांक कम ही होते हैं। ध्वनिक, धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है जबकि अधातु ध्वनिक नहीं होती हैं। ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं जैसे कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है जैसे SO2। तो ये धातु अधातु की विशेषताएं थी और इसके गुणों के बारे में इसमें हम डिस्कस किए। इसको अच्छे से नोट करके इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप की क्वेश्चन दी जाती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करके बार बार प्रैक्टिस करिए। आगे जानते हैं हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो ये जानते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। जैसे पहला, वायु के साथ अभिक्रिया। तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, यानी धातु जोड़ ऑक्सीजन तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे Cu+O2 यानी CO यानी कॉपर ऑक्साइड, Al+3O2 यानी Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है, यानी सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। आगे हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लीड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। फेरस, जिसको हम आयरन बोलते हैं, वायु में गर्म करने पर ज्वलित नहीं होता है लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर तो तेजी से जलने लगते हैं। इसी प्रकार एक कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है लेकिन उसे काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। Ag, चांदी यानी Au सोना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो आइए जानते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उसको हम लवण और जल उत्पन्न करते हैं। ऐसे ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं जैसे कि Al2O3 + 6HCl 2ACl3 + H2 यानी Al2O3 2NaOH into NaAlO3 यानी सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2। दूसरा, जल के साथ अभिक्रिया। धातु को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। धातु ऑक्साइड को जल के साथ धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठंडे जल के साथ क्रियाशील सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को जब करवाते हैं, केवल भाप के साथ क्रियाशील करवाते हैं और गर्म जल के साथ क्रियाशील करवाते हैं। धातु के जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होता है। Pb, CuC, AuAg, CaMg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं।
उदाहरण के तौर पर जैसे सोडियम को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस ऊष्मा का निर्माण करता है, यानी Ca प्लस H2 यानी COH2 प्लस H2 यानी Mg प्लस 2H2 बराबर MgOH H2। इसी प्रकार तीसरा है धातुओं के तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं के जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, यानी फेरस प्लस HCl तो FeCl2 प्लस H2 का निर्माण होता है। इसी प्रकार उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं Cu हो गया, Ag हो गया, Hg इन तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। चौथी कंडीशन जानते हैं धातुओं के अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु प्लस लवण विलयन को लवण विलयन प्लस धातु यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? यह सूची या वो सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो, जैसे कि नीचे दिखाएं पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Aq, Au। सबसे कम क्रियाशील वाले सबसे नीचे, घटती अभिक्रियाशीलता अधिक अभिक्रियाशीलता वाले सबसे ऊपर है। तो यानी इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे है पांचवा, धातुओं के अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। यानी धातुओं के परमाणु अपनी संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो ऋणायन बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण, तो सोडियम का कितना होते हैं 11 है, यानी 2 8 1। तो सोडियम 2 8 1 को क्या करती है? त्याग कर देती है, जो कि क्लोरीन के पास 2 8 7 है। उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करती है? सोडियम के साथ ले लेती है, तो 2 8 इसका स्टेप पूरा हो जाने के कारण ये क्या बनाते हैं? सोडियम प्लस, यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जाने आयनिक यौगिक क्या होता है? तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म, पहला क्या है? भौतिक प्रकृति, ठोस वो कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील एवं केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं, उसमें वो नहीं घूमते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, वे ठोस के रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब तीसरा कंडीशन, जैसे धातु की प्राप्ति या धात्विकी, तो धातु प्राप्त जैसे कि खनिज हो गया, तो खनिज पृथ्वी प्राकृतिक के रूप में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। याद रखना, खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को ही खनिज बोलते हैं। इसी के साथ एक आता है अयस्क, किसको बोलते हैं? तो अयस्क वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क बोलते हैं। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु क्रम में सबसे अधिक क्रियाशीलता पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती। विद्युत अपघटन यानी मध्य अविक्रियाशील यानी जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, मरकरी, सल्फाइड ऑक्साइड, कार्बोनेट एक्स के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन होते हैं। सबसे कम क्रियाशील होते हैं Ag, स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। धातु का निष्कर्षण, एक्स से धातु प्राप्त करना, यानी चरण 1, एक्सों का समृद्धिकरण करते हैं, धातु का निष्कर्षण होता है। इसके बाद धातु का परिष्करण करते हैं, यानी एक्स का सांद्रण, तो उच्च क्रियाशील धातुएं होती है। फिर गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातु को सल्फाइड एक्स के या कार्बोनेट एक्स के साथ करते हैं, निम्न क्रियाशील धातु को सल्फाइड एक्स के साथ करते हैं, यानी शुद्ध धातु प्राप्त होती है Hg, ZnS, ZnCO3 या शीनवार वायु भर्जन, सीमित वायु निस्तापन, तब जाके धातु ऑक्साइड, धातु में अपचयन और धातु का शोधन होता है। और इस प्रोसेस द्वारा सल्फाइड एक्स के साथ भर्जन होता है, धातु निकलता है तो परिष्करण होता है, यानी एक्स धातु निष्कर्षण से प्रयुक्त चरण होता है। कुछ मुख्य परिभाषा है, जैसे कि आपको पूछते गैंग क्या होता है? दोस्तों गैंग क्या होता है? पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। इसके साथ आता है भर्जन क्या है? सल्फाइड एक्स को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदला जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी भर्जन वो प्रक्रिया, सल्फाइड एक्स को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं।
जैसे कि Z2ZnS प्लस 3O2 को तापन देंगे तो ZnO प्लस 2SO2, 2HGS प्लस 3O2 यानी तापन देंगे HgO प्लस 2SO2 यानी सीनावार। इसके बाद होता है निस्तापन। निस्तापन वो प्रक्रिया है जिससे कार्बोनेट एक्स को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे ZnCO3 को जब तापन देंगे ZnO प्लस CO2। इसके साथ अपचयन यानी धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है, जिसको अपचयन ZnO प्लस Zn प्लस CO। धातुओं का परिष्करण यानी धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। जैसे कि इसमें दिखाया गया विद्युत अपघटनीय परिष्करण, जिसको कॉपी पर अच्छे से स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। इसके बाद होता है एनोड पर अशुद्ध तांबा और कैथोड पर शुद्ध तांबा। एनोड पर शुद्ध तांबा होता है, कैथोड पर शुद्ध तांबा होता है। विलयन CSO4 को जब तनु और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं तो कंडीशन ये आता है, जो विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाते हैं। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अगला है विलेय। अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित होती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण। धातुएं अपने आसपास अम्ल सांद्रण एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। जैसे कि सिल्वर वायु उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। बस इसको ध्यान रखना है। संक्षारण से सुरक्षा लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। उसको पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन के द्वारा एनोडीकरण करके या मिश्र धातु बना करके संक्षारण से रोक सकते हैं। यसद लेपन क्या होता है, इसमें एक नया पॉइंट है। यसद लेपन यानी यसद लेपन का मतलब होता है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे यसद लेपन प्रक्रम कहते हैं। इसके बाद जानेंगे मिश्र धातु के बारे में। कहते हैं मिश्र धातु यानी दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं, जिसको मिश्र धातु बोलते हैं। ऐसे स्टार देकर जैसे कि अगला पॉइंट जानते हैं, लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाते हैं। इस्पात बराबर लोहा प्लस निकेल और क्रोमियम। पित्तल जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कांसा जो है कॉपर और प्लस टीन का मिश्रण है। सोल्डर लेड प्लस टीन का मिश्रण। अमलगम मरकरी प्लस अन्य तत्व का मिश्रण होता है। इस तरह से धातु एवं अधातु चैप्टर की जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने बताई, आपने उसको नोट किया होगा और आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यदि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं और इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाइएगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।